हेलो एंड वेलकम। आप सब ठीक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। अभी आप जहाँ भी होंगे और जो भी कर रहे होंगे, ये सब शायद आज जैसा है आपके आसपास वो शायद वैसा नहीं होता। अगर ये ना होते शायद दुनिया बिल्कुल ही अलग होती। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अभी ये वीडियो जिस भी तरीके से देख रहे होंगे, चाहे फोन, टैबलेट हो या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, आज ये सब शायद मुमकिन ही ना हो पाता। हाँ, मैं यहाँ इंटरनेट कैसे काम करता है उसकी बात नहीं करूंगा, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि कैसे हम आज एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं, चाहे हम हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना बैठे हो। मैं उनकी बात करने वाला हूँ जो शायद वो ना करते जो उन्होंने करा था, तो शायद आज की कंप्यूटर की दुनिया बिल्कुल ही अलग होती। और हम जो आज तरक्की कर रहे हैं शायद उसकी रफ्तार ऐसी ना होती। सोचिए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी ना होता, और ना होते आपके मनपसंद एप्स जैसे कि अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। और क्या सुबह आप बिना अपना व्हाट्सएप चेक करे उठते हैं? चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्होंने बनाया था, यानी कि डेनिस रिची के बारे में। शुरू से शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम डेनिस मैकएलिस्टर रिची था। इनका जन्म सितंबर 9, 1941 को यूएस के एक शहर ब्रॉन्क्सविल, जो कि न्यूयॉर्क राज्य में है, वहां हुआ था। इनके फादर का नाम एलिस्टर ई रिची था, जो कि बेल लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्विचिंग सर्किट थ्योरी के बारे में बताया था। और इनकी मदर का नाम जीन मैकगी रिची था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। ये 4 बहन भाई थे। भाई का नाम जॉन रिची और विल रिची था, और बहन का नाम लिन रिची था। जब ये छोटे थे तो इनकी फैमिली न्यू जर्सी शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर ये सबमिट हाई स्कूल से स्कूलिंग करते हैं। इनके बचपन की ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, पर इनका बचपन न्यू जर्सी में ही बीतता है। पर एक बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे, वो ये कि इनके फादर साइंटिस्ट थे, तो इनके घर का माहौल और इनकी कंप्यूटर में रुचि कहाँ से आई होगी आप जान ही गए होंगे। मींस इनके फादर का एक इंपॉर्टेंट रोल था इनकी लाइफ में। ईयर 1963 में इन्होंने अपनी बैचलर्स फिजिक्स से करी और आगे की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जारी रखते हैं। और ये डॉक्टरेट यानी पीएचडी अप्लाइड मैथमेटिक्स में एनरोल करते हैं, जो कि ईयर 1968 में पूरी होनी थी, पर बीच में ही उन्हें ईयर 1967 में बेल लेबोरेटरीज ज्वाइन करने का ऑफर आता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में क्यों नहीं की। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम ये सब बहुत ही शुरुआती स्टेज में था, तब कुछ ऐसा नहीं होता था लाइक लैब्स एंड सब्जेक्ट जैसा कि आज की कंप्यूटर साइंस डिग्री में सब्जेक्ट्स होते हैं। इन शॉर्ट, ना के बराबर ही कोर्सेज थे उस समय, और जो भी थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ओवरलैप करते थे। हम आज कंप्यूटर के क्षेत्र में यहाँ तक पहुंचे हैं तो उसमें इनका योगदान बहुत ही बड़ा है। ये सब शुरू ऐसे हुआ, इन्होंने अपनी पीएचडी के साथ ही बेल लैब्स ज्वाइन करी ईयर 1967 में, यानी कि 26 साल की उम्र में। बेल लेबोरेटरी साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज है, जो कि ऑल ओवर द अमेरिका है, जिनका काम था इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर की फील्ड में एडवांसमेंट्स करना। बाद में इसका नाम चेंज करके AT&T कर दिया गया, यानी कि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, जिसका काम था यूएस में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना और ऑपरेट करना। इसकी अलग कहानी है कि कैसे ये AT&T एक सब्सिडरी होती थी बेल लैब्स की, फिर कैसे इसका मर्जर हुआ और कैसे ये बेल लैब्स AT&T बन गई, और फिर ये कैसे अल्कटेल ल्यूसेंट कंपनी की इनोवेशन यूनिट बन गई। बाकी बेल लैब आज नोकिया का पार्ट है। नोकिया वही कंपनी है कि इस फोन में आपने ये गेम बचपन में जरूर खेला होगा। एक क्विक फैक्ट बताता हूँ, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। वापस टॉपिक पर आते हैं। फिर साल 1968 में वो अपनी पीएचडी थीसिस को डिफेंड करते हैं, जो कि पैट्रिक सी फिशर के अंडर कर रहे होते हैं। पैट्रिक फिशर एक और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पार्सिंग थ्योरी और कंपाइलर डिजाइन के बारे में बताया था। ये क्या है बस इतना याद रखिए, आज कंप्यूटर साइंस की डिग्री में ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। बाकी इन्हें वीडियो में आगे बताता हूँ। बाकी डेनिस अपनी थीसिस की बाउंड कॉपी सबमिट नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी पीएचडी कभी पूरी ही नहीं हो पाई। खैर कोई नहीं, बाकी वो वहां पर केन थॉमसन से मिलते हैं। अब ये कौन थे? ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने यूसी बर्कली यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से अपनी पढ़ाई करी थी। इन्होंने बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। पर अभी के लिए बस ये याद रखिए कि डेनिस रिची इनके साथ आगे चलकर यूनिक्स और सी लैंग्वेज को बनाने वाले थे। बाकी इनके योगदान भी कम नहीं है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सफर कुछ ऐसे शुरू होता है कि ये दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं जिसका नाम था मल्टिक, यानी कि मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। मल्टिक्स की बात करें तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था जो कि ईयर 1963 में शुरू हुआ था एज ए कोड नेम MIT प्रोजेक्ट में। ये जनरल इलेक्ट्रिक और MIT का प्रोजेक्ट था, जिसे कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे कि आज डार्पा कहते हैं। डार्पा हमारे DRDO की तरह, मींस डार्पा यूएस की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके लिए डिफेंस रिलेटेड रिसर्च करती है, वो फंड करती है। MIT जिन्हें पता है ओके, बाकी जिन्हें नहीं पता तो बता देता हूँ। वो एक ये वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसकी फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के बोस्टन शहर में है। बाकी मल्टिक्स को और एडवांस करके यूनिक्स बनाया गया। वो ऐसा कि पहले केन थॉमसन ने एक गेम बनाया जिसका नाम था स्पेस ट्रेवल, और एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था बॉर्न। बाद में बेल लैब्स ने मल्टिक्स OS के प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया। इसके बाद थॉमसन को टाइम मिलने पर उन्होंने इस गेम को वापस से बनाया PDP-7 कंप्यूटर के लिए। दरअसल उस टाइम अगर आपको कोई कोड लिखना हो तो वो सिस्टम स्पेसिफिक हुआ करता था। जैसे कि अगर जावा की प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसकी एक प्रॉपर्टी है वोरा, यानी कि राइट वंस रीड एनीवेयर, जो कि उसे क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाती है। पहले उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था, तो अगर आपको कुछ काम करना होता कंप्यूटर से तो उसका कोड आपको उस सिस्टम के आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर लिखना होता। बाकी जब उन्होंने इसे PDP-7 कंप्यूटर में बनाया तो जो प्रोग्राम्स उन्होंने लिखे उन्हीं को कंबाइन करके आगे जाके यूनिक्स OS बना। फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए केन थॉमसन ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम B होता है, जो कि C से पहले आई थी। बाकी जिन्हें नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। OS एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है
जो कि हमें हार्डवेयर से इनपुट लेने में हेल्प करने से लेकर हमारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इन शॉर्ट, ज्यादा समझ नहीं आया तो ये समझो जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको कोई चीज टाइप करनी है वर्ड में तो आप अपनी कीज से इनपुट दोगे, वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। बेसिकली वो काम बैकग्राउंड में विंडोज करती है। अब अगर किसी को सॉफ्टवेयर भी नहीं पता तो चलो वो भी बता देता हूँ। आप चाहे तो अगले सेक्शन पर स्किप कर सकते हैं। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कोई अगर 50s या 60s की उम्र वाले लोग देख रहे हैं जिन्हें कंप्यूटर यूज करना तो आता है पर इन टर्मिनोलॉजीज में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो वो समझ जाएं। कंप्यूटर जनरली दो हिस्सों से मिलकर बनता है। मैं पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसे आप छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वो हिस्सा जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे कि कोई ऐप आपके फोन में है, वो क्या है? वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि जब आप किसी बटन पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ XYZ काम हो जाएगा। सपोज आपको व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को मैसेज भेजना है, तो आपने मैसेज लिखा, आपने सेंड बटन पे क्लिक करा तो वो आपके दोस्त को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये सब जो काम हुआ, वो जो एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर है। तो आपको थोड़ी बातें बताता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। अब अगर आपको मैं ये दिखाता हूँ, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। ये चार्ल्स बेबेज, जिन्हें की फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ये उनका बनाया हुआ डिफरेंस इंजन था। या कह सकते हैं ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि ऐसी समीकरण जिनकी कुछ पावर होती थी, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिन्हें की हिंदी में द्विघातीय समीकरण कहते हैं, ये इस जैसे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैलकुलेट करता था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी डिफरेंस इंजन बनाए जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करता था। अगर आपको इस एनालिटिकल इंजन को डीप में समझना है, इसके काम करने का तरीका क्या था और ये कैसे काम करता था, तो मैं एनिमेटेड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। बाकी इतना समझिए, ये गियर्स के मैकेनिज्म से चलता था और जैसे जैसे गियर की पोजीशनिंग और रेशियो चेंज होगी, हमें वैसे वैसे आउटपुट में चेंज देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ सारा काम हार्डवेयर का है, हमें मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था सब कुछ, पर धीरे धीरे इस क्षेत्र में और तरक्की करते चले गए। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पर हमें बस कुछ बटन्स और लीवर्स को खींचे और हमारी समस्या का समाधान हमें मिल जाए। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स की जनरेशन में सुधार होता चला गया। जहाँ हम पहले लीवर्स को खींच के आउटपुट निकालते थे, वहाँ हमारा फिजिकल एफर्ट भी लगता था और आउटपुट स्लो भी आता था और उसकी लिमिट भी होती थी। धीरे धीरे हमने इन दोनों समस्याओं को सुलझाया। पहले ये एनालिटिकल इंजन आए जिन्होंने एक नींव डाल दी। कंप्यूटर्स की पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, फिर दूसरी में ट्रांजिस्टर आए जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। फिर थर्ड जनरेशन में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आए और फोर्थ जनरेशन में जो कि आज के टाइम में चल रही है माइक्रो प्रोसेसर, वो आए। और आने वाली जनरेशन या कह लो एंड ट्रांजिशन जो कि एआई बेस्ड होगी। और अगर आप जनरेशंस को देखें तो जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन आती गई, कंप्यूटर्स का साइज छोटा होता चला गया, स्पीड भी तेज होती चली गई, यानी कि कंप्यूटेशनल पावर कंजम्पशन भी कम होती चली गई। और कंप्यूटर्स अब आम आदमी की पहुंच तक भी पहुंच रहे थे, क्योंकि पहले ये सिर्फ साइंटिफिक एंड मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होते थे। पर इनकी एक लिमिटेशन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिर्फ बाइनरी को समझता है। बाइनरी यानी कि 1 या फिर 0। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल, और दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं में लोग बात करते हैं। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है या उसे बताना है कि हमारा ये काम कर दो, तो हमें उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, जो कि है बाइनरी। और जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर 1s और 0s ही समझता है, पर आप कहेंगे कि मैं तो इंग्लिश में टाइप करता हूँ और वो मुझे इंग्लिश में ही बताता है, पर डीप डाउन जो काम होता है वो बाइनरी में ही होता है। उसे इंग्लिश, हिंदी या कोई अन्य भाषा समझ नहीं आती। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर जो आज हमारे घर में, फिर चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट ना हो, सब में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर जिसे कि हम आम भाषा में सीपीयू कह देते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। ऐसा समझिए कि कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दो ही स्टेट में होगा, या तो वर्किंग या नॉन वर्किंग। थोड़ा आसानी से समझाऊं तो अपने घर पर बल्ब का स्विच लेना, अगर स्विच खुला होगा तो बल्ब जलेगा, अगर नहीं खुला होगा तो नहीं जलेगा। अब ये मत कहना कि बीच में अटका दूं स्विच तो क्या होगा, नहीं चलेगा। खुला होगा तो 1 मान लीजिए, पंखे के केस में, और बंद होगा तो 0। सिमिलरली सीपीयू जो होता है वो भी इस पैटर्न को फॉलो करता है, और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं कि किस पैटर्न में सिग्नल्स आएंगे और किस पैटर्न में कोई मशीन कितनी तेजी से ऑन ऑफ होगी। जैसा कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1920 मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, जिसके इस सीन में आपने देखा होगा, इस मूवी का जो विलन होता है वो अंग्रेजों का एजेंट होता है और अंग्रेज उसे बुलाने के लिए सिग्नल देते हैं। कैसे देते हैं? वो लालटेन के सामने बार बार हाथ लाते हैं और हटा देते हैं, जिससे कि मूवी का विलन समझ जाता है कि उसे बुलाया जा रहा है। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी होता था, ट्रेंचेस में छुपे हुए सोल्जर को सिग्नल दिए जाते थे। खैर ये सिर्फ समझाने के लिए था, अगर आप समझ गए तो ठीक है। एक बात और आपके दिमाग में आई होगी कि 0 और 1 के अलावा 2 होता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि 2 नहीं होता। 0 का मतलब लो वोल्टेज को दर्शाता है और 1 का मतलब हाई वोल्टेज को दर्शाता है। बाकी ये टेबल देखिए, इसमें 2 बल्ब की कंडीशन है, ऑन या ऑफ की। अब तो इनसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखिए, या तो दोनों ऑन होंगे या दोनों ऑफ होंगे, या एक ऑन होगा एक ऑफ होगा। सो ऐसे करके 4 कंडीशन बन रही है। सिमिलरली 3 बल्ब होंगे तो 8 कंडीशन, ये हमेशा 2 के मल्टीपल्स में होंगी। सिमिलरली 4 के में 2 की पावर 4 यानी कि 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और सेम मैनर में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो कि यही 0 1 यानी कि बाइनरी समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जिनकी संख्या मिलियंस और बिलियंस में होती है, तो सोचिए कि कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये तो रही कंप्यूटर की फंक्शनिंग की बात। और जैसा कि मैंने कहा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझते हैं, शुरू में प्रोग्रामर्स ने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए और उन्हें कंपाइल करके एक जनरल इंस्ट्रक्शन बना दिया। फॉर एग्जांपल, ये कोड मान लीजिए कुछ प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पर, तो प्रोग्रामर्स ने इसे इतने बड़े कोड को कंपाइल करके एक प्रिंट स्टेटमेंट बना दिया। मतलब हमने कुछ कामों के प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन बना दिए, जैसे कि ऐड या कुछ और करना हो तो। फिर इसी को अपडेट करते हुए प्रोग्रामर्स ने असेंबली लैंग्वेज बनाई, जो कि मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी के क्लोज थी और जिसका सिंटेक्स अंडरस्टैंडेबल था। उस समय के कंप्यूटर्स के साथ ये
दिक्कत थी कि लैंग्वेजेस सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती, जैसे ENIAC के लिए कुछ, UNIVAC के लिए कुछ। उस समय के कंप्यूटर्स के नाम है। धीरे धीरे एक लैंग्वेज बहुत फेमस हुई जिसका नाम फोर्ट्रान था, जिसका मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसे कि जॉन बेकस ने बनाया था, जो कि IBM में काम करते थे। फोर्ट्रान साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी, जो कि एक मेजर माइलस्टोन था प्रोग्रामिंग की फील्ड में। फिर उसी के आधार पर एल्गोल, कोबोल जैसी लैंग्वेज बनाई। एल्गोल अगेन साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी, और कोबोल जिसकी फुल फॉर्म थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि बिजनेस कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी। पर इनके साथ एक दिक्कत थी, वो ये कि ये पर्पस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, मतलब अलग काम के हिसाब से अलग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती। फिर अगेन असेंबली लैंग्वेज को रिवाइज करके उसे बेसिक असेंबली लैंग्वेज के रूप में लॉन्च करा जाता है, और ये IBM ने करा था। इसी साल यानी कि ईयर 1964 में बेसिक लैंग्वेज आती है मार्केट में, जिसकी फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि पहली बार मल्टीपर्पस को फुलफिल करती थी, पर इसमें भी कुछ कमियां थी। इसके बाद ईयर 1966 में BCPL आई, जिसकी फुल फॉर्म थी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कि मार्टिन रिचर्ड ने लिखा था। इसके बाद केन थॉमसन ने इसे मॉडिफाई करके B लैंग्वेज बनाई। इसमें डेनिस रिची ने भी कंट्रीब्यूट करा था, पर अब आने वाली थी ऐसी लैंग्वेज जो कि पूरा रुख ही बदलने वाली थी दुनिया का और प्रोग्रामिंग का। बाकी अब ईयर 1972 में डेनिस रिची वो कारनामा कर देते हैं, जिससे कि आज हम अपने फोन या लैपटॉप पर अपना जो भी जरूरी काम है वो कर सकते हैं। फाइनली वो C लैंग्वेज को बना देते हैं, जिसमें कि इसके प्रीडिसेसर लैंग्वेज की खूबियां थी और इनसे एडवांस भी थी। प्रीडिसेसर थी B और BCPL लैंग्वेज की। C लैंग्वेज के फीचर अगर कंपेयर करें प्रीवियस लैंग्वेजेस से तो वो बहुत सारे होंगे, पर कुछ जो आप याद रख सकते हैं वो ये कि मशीन लेवल लैंग्वेज के बहुत क्लोज थी, और ये एफिशिएंट भी थी, और इसमें पॉइंटर्स का कांसेप्ट था, इसकी वजह से डायरेक्ट मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकते थे, और इसमें वाइड लाइब्रेरी सपोर्ट भी था, जो कि टाइम के साथ और इंप्रूव होता चला गया। इसके अलावा उन्होंने साल 1970 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में भी कंट्रीब्यूशन दिया था, जो कि मल्टिक्स OS का अपडेटेड वर्जन कह लीजिए। जिन्हें नहीं पता यूनिक्स क्या है, इसका रोल तो मैं बता देता हूँ। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और OS का काम मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो ये कि ये एक मीडियम तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, और ये CPU के रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, जैसे कि इस एप्लीकेशन को कितनी रैम देनी है, किसे कितनी पावर देनी है, वगैरह वगैरह। बाकी दुनिया आज लिनक्स पर चल रही है। आप कहोगे कि अब ये लिनक्स क्या है और ये कहां से आ गया। बात तो यूनिक्स की हो रही थी। दरअसल यूनिक्स जब आया था तो वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था, मतलब आपको इसे यूज करने के लिए खरीदना पड़ता, सारे नहीं बट मेजोरिटी। और उस समय कंप्यूटर्स एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं होते थे, तो आपको इसे यूज करने के लिए पे करना होता था। फिर एक जीनियस आदमी ने इसके कंसेप्ट को समझा और एक अपग्रेडेड सिस्टम बनाया, जिसका नाम था लिनक्स। समझ गए हैं कौन थे तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये लिनक्स टॉरवाल्ड्स हैं, उनके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी अभी आप जो यूट्यूब देख रहे हैं वो भी किसी न किसी लिनक्स सर्वर पे होस्टेड है, और दुनिया की 80% साइट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर होस्टेड है। बाकी ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी तो बहुत कुछ है लिनक्स के बारे में, तो किसी और वीडियो में बताता हूँ। खैर, मैंने लिनक्स टॉरवाल्ड का जिक्र इसलिए करा क्योंकि उनसे एक बार किसी ने कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आपको C लैंग्वेज इतनी अच्छी क्यों लगती है। कहा कि वो C लैंग्वेज में कोड को देखकर समझ जाते हैं कि बैकग्राउंड में असेंबली में क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे होंगे। बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने सबसे पहले कॉलेज में C लैंग्वेज पढ़ी होगी। ये इतनी पुरानी होने के बावजूद भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी टेक और कंप्यूटर इंडस्ट्री खड़ी है। आप नाम लीजिए आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस, जैसे कि जावा, पाइथन, गो, सब C में ही बनी है। इनके कंपाइलर, इनके इंटरप्रेटर सब C में ही लिखे हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि C किस में लिखी है, तो C असेंबली में लिखी है, और C को C से ही बनाया गया अपडेट्स कर करके। C लैंग्वेज अगर कभी न बनती तो शायद आज की दुनिया बहुत ही अलग होती। ये जो आप ऐप यूज कर रहे हैं ऑर्डर करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, अपने करीबी लोगों से बातें करने के लिए, ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए, ये सब C लैंग्वेज की वजह से ही है। आपका कुछ भी प्रोफेशन हो आपकी लाइफ में, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठे होंगे, अपने मैसेजेस या गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड्स का रिप्लाई देने के लिए आप ये सब जिस ऐप पर देंगे वो तो एंड्रॉइड फोन है, पर एंड्रॉइड पे लिनक्स बेस्ड है और लिनक्स यूनिक्स पर बेस्ड है। और जो एप्स बनते हैं एंड्रॉइड के लिए वो जावा में बनते हैं, अब कॉटलिन और फ्लटर जैसी लैंग्वेजेस में ही बनते हैं। और एक बढ़िया बात बताता हूँ, जावा को C के बेसिस पर ही बनाया गया था, C लैंग्वेज के बेसिस पर, और कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड एंड मॉडिफिकेशन करके हमें बहुत सी और लैंग्वेजेस बनाई, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत। क्या आपको पता है कि पाइथन का पहला इंटरप्रेटर C लैंग्वेज में बना था, जिसका नाम था C पाइथन। ये लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ML यानी कि मशीन लर्निंग यानी कि मशीन कैसे सोच सकती है और हमारे काम आसान बना सकती है और डेटा को एनालाइज करने में मेनली यूज होती है, ये भी C में ही लिखी थी। इस सब के अलावा C लैंग्वेज को फर्दर इंप्रूव करके कई वर्जन बने, जैसे कि C विद क्लासेस, जैसे कि हम C++ कहते हैं, जो कि जे ट्राउस्ट्रप ने बनाई थी ईयर 1985 में, और ये भी सेम जगह ही बनी थी, यानी कि बेल लैब्स में, दैट इज AT&T न्यू जर्सी में। बाकी ऑब्जेक्टिव C एक और लैंग्वेज है जो कि एप्पल के एप्स को बनाने में यूज होती है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का प्रोडक्ट भी बनाया, जिसे कि C# कहते हैं, जो कि अगेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी मैं बता ही चुका हूँ कि C इज अ काइंड ऑफ मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और हम सब की आज की रोज की जिंदगी भी, आपकी कॉफी मशीन से लेकर ATM मशीन तक, मोबाइल फोन से लेकर बड़े वर्क स्टेशन तक, जहाँ आपका डाटा स्टोर है, हर जगह C लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ ना कुछ हर जगह। बाकी डेनिस को हेड ऑफ द सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट बना दिया गया था साल 1990 में, जहां उनका काम था प्लान 9 नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना, जो कि नेटवर्किंग में यूज होता था। स्पेसिफिकली वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि इंटरनेट को देखते हुए बनाया गया था। फिर साल 1995 में ये बनकर तैयार होता है और इनिशियली पब्लिक इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज में यूज होता है, और इसके अगले साल यानी कि 1996 में एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम इन्फर्नो होता है वो भी बना देते हैं। डेनिस इस पोजीशन पर बने रहते हैं साल 2007 तक, फिर वो फाइनली रिटायरमेंट ले लेते हैं। बाकी ये तो थी इनके करियर से रिलेटेड और कैसे C लैंग्वेज बनी और कैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट है की बातें। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। डेनिस को कंप्यूटर में इंटरेस्ट अब आया जब वो हाई स्कूल में थे, तब उन्होंने पहली बार यूनिवैक 1 सिस्टम को देखा हार्वर्ड में। वो हार्वर्ड से फिजिक्स और मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने गए थे, पर वो समझ गए कि कंप्यूटर ही आने वाले कल का भविष्य है, तो वो चाहते थे कि कंप्यूटर्स का साइज छोटा हो पर उनकी वर्केबिलिटी यानी कि काम करने की क्षमता प्रभावित ना हो उनके छोटेपन के कारण, क्योंकि उस समय कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा होता था, उन्हें बड़े कमरे में रखा जाता था। बाकी एक बात और आपको बताता हूँ, बी लैंग्वेज केन थॉमसन ने डेनिस रिची की मदद से बनाई थी, पर हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने पहले एक ओएस बनाया जिसका नाम यूनिक्स था, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। वो ओएस PDP-7 कंप्यूटर पर ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे कंप्यूटर एडवांस हो रहे थे तो अब उनके ओएस में प्रॉब्लम आ रही थी। जब PDP-11 कंप्यूटर में यूनिक्स को चलाया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से उन्होंने इसे बाद में सी लैंग्वेज में लिखा और ईयर 1975 में इसका वर्जन 6 आया, जो कि सबसे स्टेबल वर्जन था। बाकी यूनिक्स को इसलिए बनाया था ताकि वो किसी भी मशीन पर आराम से चल सके और हार्डवेयर डिपेंडेंट ना हो। इसके पीछे भी वही कहानी है, कैसे बेल लैब्स खुद को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लेता है, और ऐसा करने के बाद उन्हें जनरल इलेक्ट्रिक के सारे कंप्यूटर्स भी हटाने पड़े और थॉमसन को जिम्मेदारी दी गई एक नया ओएस लिखें जो कि PDP-7 कंप्यूटर पर चल सके। तो ईयर 1969 में यूनिक्स को बना देते हैं, जो कि एक बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। शुरू में बेल लैब्स में 10 सिस्टम थे जो कि यूनिक्स पर चलते थे, धीरे धीरे ये 20 हुए, फिर ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन में फैले, जहां से इनकी संख्या 300 से 600 हो गई। मींस ये एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। डेनिस का स्वभाव, जो कि इनके कलीग्स ने बताया, वो ये कि ये बहुत ही हम्बल और हेल्पिंग नेचर के थे। इन्होंने अल्ट्रॉन नाम की लैंग्वेज के लिए भी कंपाइलर बनाया था। कंपाइलर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि हमारी लिखी हुई कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और आपको वो काम करके दे सके जो आप चाहते हैं। सिंपली ये समझिए कि ये एक ट्रांसलेटर की तरह होता है। बाकी इसकी वर्किंग और ये सब के लिए आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। यहाँ समझाऊंगा तो ये वीडियो के स्कोप से बाहर की बात होगी। इन्हें बहुत से अवार्ड मिले, जैसे कि IEEE इमैनुअल फायरी अवार्ड जो कि 1982 में मिला था, फिर ACM ट्यूरिंग अवार्ड जो कि 1983 में मिला था, फिर ACM सॉफ्टवेयर सिस्टम अवार्ड जो कि फिर से 1983 में मिला था, देन NEC CNC फाउंडेशन अवार्ड जो कि ईयर 18 जो कि 1989 में मिला था, द IEEE रिचर्ड W हेमिंग अवार्ड जो कि ईयर 1997 में मिला था, द नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि ईयर 1999 में मिला था, एंड द जापान प्राइज फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो कि ईयर 2011 में मिला था। हाँ, अब ये मत कहना कमेंट्स में कि नोबेल प्राइज तो नहीं मिला। जिन्हें मालूम है तो उनका ठीक है, जिन्हें नहीं पता तो बता देता हूँ कि नोबेल प्राइज सिर्फ 4 फील्ड में मिलता है, साइंस, इकोनॉमी, लिटरेचर एंड पीस। साइंस की 3 फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। तो टोटल 6 प्राइज मिलते हैं हर साल। कंप्यूटर में नहीं मिलता, मैं ये फिर से बता देता हूँ। बाकी इनके पास जो भी अवार्ड्स हैं वो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं कंप्यूटर की फील्ड में, और बाकी अवार्ड्स तो ऑनररी हैं क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड ही इन्होंने लिखी। इन्होंने कभी शादी नहीं करी थी। और एक फैक्ट और इनकी थीसिस से रिलेटेड वो ये कि इनकी थीसिस की कॉपी 2020 में मिली। ऑफिशियली ये कभी PhD कंप्लीट नहीं कर पाए। बाकी इनकी डेथ 12 अक्टूबर 2011 को 70 की उम्र में हो जाती है, ठीक स्टीव जॉब्स की डेथ के एक हफ्ते बाद। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि स्टीव जॉब एप्पल के फाउंडर थे, पर इन्हें मीडिया में इतनी कवरेज नहीं मिली। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप में से बहुत से लोग डेनिस रिची के बारे में जानते ही नहीं होंगे। बाकी इनकी हेल्थ खराब चल रही थी, इनका प्रोस्टेट कैंसर का इलाज चल रहा था और इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी रहती थी, और ये फ्लैट में अकेले रहते थे। तो ये थी उनकी पूरी लाइफ स्टोरी। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में कुछ टेक्निकल टॉपिक्स भी थे, मैंने उन्हें शॉर्ट में समझाया है। अगर आप उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक के कोरस्पॉन्डिंग आपको वीडियो ढूंढ के दे दूंगा। बाकी आज हम यहाँ जैसे भी हैं उसका श्रेय कहीं ना कहीं डेनिस रिची को जाता है। बाकी एक बार और शॉर्ट में बताता हूँ कि पहले उन्होंने मल्टिक्स पर काम करा, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज उठाई और ईयर 1969 में यूनिक्स बनाया। इनिशियली यूनिक्स असेंबली में लिखा था, फिर उसके बाद उसे बी लैंग्वेज में लिखा जो प्राइमरीली केन थॉमसन ने बनाई थी, पर इसमें भी उनका योगदान था। फिर ईयर 1972 में वो सी लैंग्वेज बनाते हैं जो कि बी और BCPL का अपडेटेड वर्जन मान सकते हैं। फिर ईयर 1975 में यूनिक्स का वर्जन 6 रिलीज होता है जो कि ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट था, और इसकी खास बात ये थी कि ये सी लैंग्वेज में लिखा था। खैर वर्जन 4 से लेकर आने वाले सभी वर्जन सी में ही लिखे थे, पर उनके साथ एक प्रॉब्लम थी जो थी पोर्टिंग की प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने बताया कि पहले सिस्टम स्पेसिफिक कोड लिखा जाता था, यानी अगर आपको एक कंप्यूटर पे काम करना है तो उसकी प्रोग्रामिंग अलग होगी, दूसरे पे करना है तो उसकी प्रोग्रामिंग अलग होगी। फिर बेल लैब्स में ही ये आते हैं और सी को अपडेट करके बनाते हैं C++, जिसका मतलब था सी विद क्लासेस। इनका नाम था जेन स्टेटोस्ट्रप, और ये बात है ईयर 1985 की जब C++ पहली बार रिलीज हुई थी। बाकी फिर एक और जीनियस आदमी आता जिनका नाम लाइनस टॉरवाल्ड्स था, वो ईयर 1991 में लिनक्स बनाते हैं जो कि यूनिक्स की तरह ही था और इससे एडवांस था। बाकी यूनिक्स एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था और लिनक्स एक फ्रीवेयर OS था। फिर ईयर 1995 में वो प्लान 9 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करते हैं और ईयर 1996 में इन्फर्नो नाम का। बाकी फिर वो कैसे बेल लैब्स के सबसे रेप्यूटेड आदमी बन गए, ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं रहा होगा। जहाँ उनके पिता ने काम करा वहीं उन्होंने भी काम करा और वहाँ की टॉप पोजीशन तक पहुंचे और ढेरों पुरस्कार अपने नाम करे। बाकी ये वो समय था जब यूएस में AT&T इकलौती कंपनी थी जो कि टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज को मैनेज करती थी। बाकी इसे आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि उस समय मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते थे, बट स्टिल इट्स अ बिग अचीवमेंट। उन्होंने 26 साल की उम्र में देश की एकमात्र कंपनी में पहुंचना और ऐसा कुछ बनाना जिसके बगैर आज की दुनिया ऐसी ना होती। बाकी कुछ करो, खाली मत बैठो, इन लोगों को सुनो। अगर तुम CS के स्टूडेंट हो, इनके बहुत से लेक्चर और बातें फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, देखो, सीखो और कुछ बनाओ जो दूसरों के काम आ सके, और सीखते रहो कुछ नया। अगर तुम्हारी फील्ड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और इस सब में इंटरेस्टेड हो और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो पहले कुछ बनाओ और फिर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल को मेल करो अपना रेज्यूमे, वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को। बाकी अभी हम लोग अपने खुद के OS पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है बाहर OS, जिसे कि हमारी गवर्नमेंट IIT मद्रास के साथ मिलकर बना रही है। इन शॉर्ट बस इतना ही कहूंगा कि अगर कुछ कर सकते हो कंट्रीब्यूशन तो करो। अगर समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स उठाओ, फिर लिनक्स को पढ़ो, लिनक्स का कर्नल कंपाइल करना सीखो, खुद का डिवाइस ड्राइवर बनाने सीखो, या कुछ भी बनाओ। जस्ट सिंपल एप्लीकेशन अगर बना सकते हो तो बनाओ। बाकी दीज आर जस्ट एग्जांपल। बाकी अपने प्रोफेसर, कॉलेज के PhD स्टूडेंट से पूछो, वो ज्यादा अच्छे से
तुम्हें गाइड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। एंड अपना रेज्यूमे भेजो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, चाहे इंटर्न करने का मौका मिले तो भी करो, सीखो और अपना कुछ योगदान दो। और अगर C++ और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, फिर चाहे तुम्हें किसी भी फील्ड से हो, तो एक गिटहब की रेपोजिटरी चेक कर सकते हो। इसमें सब कुछ है इन लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ, लाइक लाइब्रेरीज फॉर ग्राफिक्स, ऑडियो, ML, TL, बायोलॉजी, तो मैनी टॉपिक्स टू एक्सप्लोर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेक कर सकते हो। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, तब तक कुछ करो, देश के कैसे काम आ सकते हो सोचो और करो।